नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जाना था कि कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो हमने कल छोड़ दिए थे, पिछले लेक्चर में छोड़ दिए थे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था सबसे पहले, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम आज? राज्यपाल के बारे में बात करेंगे कि राज्यपाल, ठीक है, कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, इसकी परिभाषा कहाँ पे आती है, ठीक, इसकी शक्ति कहाँ पे आती है। इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी राज्यपाल की 152वें अनुच्छेद से। किस अनुच्छेद से? 152वें अनुच्छेद में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्यपाल की परिभाषा, कि राज्यपाल आखिरकार है क्या। ठीक है, तो राज्यों का पालक यानी कि राज्यपाल कहलाता है। चलिए, इसके बाद 100, ठीक है, राज्यों की परिभाषा कितने में मिली हमें? 152 में मिली। फिर 153 में हमें क्या मिलता है? तो 153 में हमें मिलता है कि राज्यों के लिए अब राज्यपाल किसके लिए नियुक्त किया जाएगा। तो ये इसमें कहा गया है कि राज्यों के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद जो आता है, तो अगले अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो अगले अनुच्छेद में कहा गया है 154 में इसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है कि इसकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ठीक, चलिए, फिर इसके बाद 155 में क्या कहा गया है? तो 155 में इसका कहा गया है निर्वाचन। क्या कहा गया है? निर्वाचन, कि राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, तो राज्यपाल का निर्वाचन कौन करता है? इससे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप में राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर इसको एक शक्ति भी प्राप्त होती है, जैसे कि राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है, सेम एज राज्यपाल को भी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? तो क्षमादान की शक्ति। ये काफी पूछा जाता है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल से आगे जाते हैं, कि राज्यपाल से आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। किसकी बात करते हैं? मंत्रिपरिषद की। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है वो कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो इसके तहत 3 अनुच्छेद आते हैं, 163, 164 और 165। ठीक है, कितने अनुच्छेद आते हैं? 3 अनुच्छेद आते हैं, 163, 164 और 165। ठीक है, तो 163 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो 163 के अंतर्गत कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद होगा। फिर 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का प्रावधान रखा गया है, कि राज्यों के लिए एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक, फिर 165 में क्या कहा गया है? तो 165 में कहा गया है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता भी जिसे हम बोलते हैं, महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता क्या होता है? कि महाधिवक्ता सेम एज होता है महान्यायवादी के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया था कि महान्यायवादी क्या होता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता भी वही होता है जो मुख्यमंत्री को सलाह देता है या राज्य सरकार को सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है, वो क्या होता है? महाधिवक्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए मंत्रिपरिषद के बारे में बात हो गई। तो मंत्रिपरिषद के बाद अब हम आते हैं राज्य विधानमंडल पर। ठीक है, राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये कितने अनुच्छेदों के तहत आता है? ठीक है, तो ये भी हमारा आता है 168, 169, 170 और 171 के तहत। कितने अनुच्छेदों के तहत? 4 अनुच्छेदों के तहत आता है। 168, 169, 170 और 171 के तहत आता है। ठीक है, तो 168 में क्या कहा गया है? 168 में कहा गया है विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल के बारे में कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद 169 में क्या कहा गया है? तो 169 में कहा गया है कि विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन। ठीक, किसके 169 में किसके बारे में कहा गया है? विधान परिषद के गठन के बारे में कहा गया है।
अब याद रखने वाली बात आपको यहाँ पे ये है कि विधान परिषद सभी राज्यों पर लागू नहीं होता, ठीक है। राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो विधान परिषद अपना बनाए या ना बनाए। केवल 7 राज्य हैं भारत में ऐसे जिनका विधान परिषद है और बाकी राज्यों का विधान परिषद नहीं है, तो राज्य इसके लिए मुक्त हैं, फ्री हैं कि वो अपना विधान परिषद बनाए या ना बनाए, ठीक है। चलिए फिर 170 पे आते हैं कि 170 में क्या कहा गया है। तो 170 में आता है विधानसभा की संरचना। क्या कहा गया है? विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा कैसी होगी उसके बारे में कहा गया है, किस अनुच्छेद के तहत? 170 के तहत कहा गया है, ठीक। अब विधानसभा हो गया, फिर यहां पे आता है विधान परिषद की संरचना। 171 में क्या कहा जाता है? विधान परिषद की संरचना, कि विधान परिषद कैसा होगा, ठीक। तो याद करना आसान है, यहां से किस तरीके से याद करेंगे? सबसे पहले तो अनुच्छेद याद करेंगे। राज्य विधानमंडल हमारा कितने में आता है? तो 4 अनुच्छेदों में आता है, 168, 169, 170 और 171 में। 168 में क्या कहा गया है? तो 168 में कहा गया विधानमंडल यानी कि विधानसभा, ठीक है। विधानसभा का प्रावधान है। तो पहले विधानसभा, ठीक है, फिर उसके बाद विधान परिषद का गठन, पहले विधानसभा का गठन, फिर विधान परिषद का गठन, फिर विधानसभा की संरचना, कि इसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है, और फिर विधान परिषद की संरचना। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट उठाते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी न्यायपालिका में, कि हमारा जो हाई कोर्ट है, हमने कल बात की थी, पिछले लेक्चर में बात की थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट कितने अनुच्छेदों के तहत आता है, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय, ठीक। अब उच्च न्यायालय का प्रावधान कितने अनुच्छेदों में मिलता है? तो ये मिलता है 214, 216 और 231। ये प्रमुख हैं, ठीक है, जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और भी बहुत सारे हैं जिसको अगर हम जब हाई कोर्ट पूरा टॉपिक उठाएंगे तब उसमें पर्टिकुलरली बताएंगे, ठीक है। अभी केवल अनुच्छेदों पर, प्रमुख अनुच्छेदों पर गौर करते हैं। तो 214 में क्या कहा गया है? कि 214 में सबसे पहले तो स्थापना की राज्यों के लिए कि हाई कोर्ट होगा, राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी, ठीक है। फिर 216 में क्या कहा गया है? 216 में कहा गया है कि इनका गठन कैसे करना है, किस तरीके से इनका गठन होगा, ठीक है। तो 216 में इसका गठन की प्रक्रिया दी गई है। किस में दी गई है? किस अनुच्छेद में? 216 में दी गई है, ठीक। फिर इसके बाद इसमें कहा गया 231 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो अगर 2 या 2 से अधिक राज्य होते हैं और उनके लिए एक न्यायालय की व्यवस्था होती है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? वो 231 के तहत होती है। तो यहां पे लिख सकते हैं आप 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था किस में मिलती है? 231 में मिलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा उच्च न्यायालय था। अब इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, किस प्रकार से इनके संबंध, किन अनुच्छेदों में विवरण है, ठीक है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लिखते हैं केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध किन अनुच्छेदों में वर्णित मिलता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 249 में पहले इसका जिक्र मिलता है, फिर 262 में मिलता है, फिर 263 में मिलता है। 3 अनुच्छेदों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। किस किस में मिलता है? 249 में मिलता है, 262 में और 263 में मिलता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जब सूचियां बताई थी, अनुसूचियां बताई थी, तब उसमें मैंने बताया था कि हमारी 3 अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केवल राज्य कानून बनाता है। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केवल संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची ऐसी होती है जिस पर दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन 249 में कहा गया है कि राज्य अगर अपनी
सुविधा के लिए कोई कानून बना रहा है और वो केंद्र को अच्छा लगे, ठीक है, कि ये देश हित के लिए होना चाहिए, ये कानून जो उस राज्य ने अपने लिए बनाया है ये देश पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो उसके लिए केंद्र भी कानून बना सकती है। तो राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। और इसका प्रावधान किस में मिलता है? इसका प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 249 में, ठीक है। फिर इसके बाद 262 में कहा गया है नदी जल विवाद, ठीक है। दो राज्यों के बीच अगर नदी जल का विवाद हो जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत सुलझाया जाता है? तो 262 के तहत सुलझाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी राज्य ने नदी का पानी रोक दिया अपने समस्त राज्य को सिंचित करने के लिए, तो उसमें विवाद पैदा हो जाता है, तो उस विवाद को किस तहत सुलझाया जाता है? 262 के तहत सुलझाया जाता है, ठीक है। फिर 263 में क्या आता है? तो 263 में आता है अंतरराज्यीय परिषद। क्या आता है? अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। चलिए इसके बाद और भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो और इसमें अभी केंद्र राज्य संबंध में और भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानते हैं। 266, 267 और 280 पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। 266, 267 और 280। तो 266 में क्या कहा गया है? 266 में कहा गया संचित निधि, राज्यों के लिए जो निधि होगी उसके बारे में विवरण किससे मिलता है? 266 से मिलता है कि केंद्र द्वारा संचित निधि राज्यों के लिए कितनी होगी, ठीक है। और उसका विवरण किस में मिलता है? 266 में मिलता है। फिर 267 में क्या मिलता है? तो 267 में मिलता है आकस्मिक निधि, यानी कि अचानक कोई काम पड़ जाए उसके लिए पैसे खर्च करना हो तो उसका प्रावधान किस में मिलता है? उसका मिलता है आकस्मिक निधि का प्रावधान मिलता है 267 में। किस अनुच्छेद में मिलता है? 267 में। फिर इसके बाद 280 में क्या मिलता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग का गठन, ठीक है। तो वित्त आयोग किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? तो 280 के तहत गठित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? 280 के तहत, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे के अनुच्छेद पर बात करते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा 312 और 315 है। तो 312 और 315 में क्या कहा गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तीन 312 में हमारा अखिल भारतीय सेवा आता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 312 में किसका जिक्र मिलता है? तो 312 में हमें मिलता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके 312 और 315, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 312 में अखिल भारतीय सेवा आयोग, ठीक है। क्या मिलता है? अखिल भारतीय सेवा आयोग किसके तहत मिलता है? 312 के तहत, ठीक। अब ये है क्या अखिल भारतीय सेवा? तो अखिल भारतीय सेवा में 3 जॉब आती हैं। 3 जॉब कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें आती है IAS, ठीक, फिर IPS और IFS। IAS के क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। IPS इंडियन पुलिस सर्विस एंड इसके बाद IFS हमारा क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा कि जो IFS होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाएगा कि IFS कौन सा अखिल भारतीय सेवा आयोग में के अंतर्गत आता है? तो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस आता है, ठीक। अब 315 में किसका विवरण मिलता है? तो 315 में मिलता है UPSC का विवरण। किसका विवरण मिलता है? UPSC का विवरण मिलता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। किसका वर्णन मिलता है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किसके तहत मिलता है? 315 के तहत मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और आयोग आप बहुत सुना होगा, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। सो निर्वाचन आयोग जो हमारा है चुनावी प्रक्रिया जो बनाती है वो निर्वाचन आयोग बनाता है, तो 324 के तहत आता है। किस अनुच्छेद के तहत आता है? 324 के तहत।
और कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अभी और भी अनुच्छेद कुछ रह गए हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं हम एससी, ठीक है, अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति व आंग्ल भारतीय पर। किस पर बात करेंगे अब हम बात करेंगे कि एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय का जिक्र कितने अनुच्छेदों में मिलता है। ठीक है, सो उसके बारे में हमें बात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 330 से। ठीक है, अनुच्छेद 330 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 में सीधी सी बात देख लीजिए। सबसे पहले हम एससी, एसटी को लेके चलेंगे। तो लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है इनको। ठीक है, एससी, एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत। तो लोकसभा में आरक्षण किसके लिए? केवल एससी और एसटी के लिए। ठीक है, अभी इसमें आंग्ल भारतीय का जिक्र नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 331 की। तो 331 में क्या कहा गया है कि 331 में अब मिलता है हमें आंग्ल भारतीय का जिक्र। ठीक है, सो लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण किसके लिए? अब किसके लिए है? तो अब है आंग्ल भारतीयों के लिए। ठीक है, एंग्लो इंडियंस जिसको हम बोलते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं 332 में। तो अभी हमने लोकसभा में बात कर ली, अब आते हैं विधानसभा में। तो 332 में हमें मिलता है विधानसभा का प्रावधान कि विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे आरक्षण दिया जाता है? विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? तो 332 में दिया जाता है एससी और एसटी को। ठीक है, किसको दिया जाता है? 332 में एससी, एसटी को दिया जाता है। और 333 में सेम हो जाता है एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए हो जाता है? एंग्लो इंडियन के लिए। तो 333 में विधानसभा में आरक्षण किसको दिया जाता है? एंग्लो इंडियन को। क्लियर? चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ और प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। सो अब हम बात करते हैं कि 335 में, ये तो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण हो गया। ठीक है, अब हमारी सेवाओं में या जो भी पद होते हैं, जो भी नौकरियां होती हैं, उसमें भी आरक्षण इन्हें दिया जाता है। तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? ठीक है, तो इसका प्रावधान मिलता है 335 के तहत, सेवाओं या पदों पर आरक्षण। ठीक है, सेवाओं व पद में आरक्षण किसके तहत? किसे दिया जाता है? सबसे पहले तो एससी, एसटी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? एससी, एसटी को दिया जाता है 335 के तहत। ठीक है, फिर 338 के तहत कहा गया है कि हमारा क्या होगा? एक एससी आयोग होगा, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। किसके तहत किया गया है? 338 के तहत किया गया है। ठीक है, फिर 338A में कहा गया है कि एक एसटी आयोग भी होगा। दोनों के लिए अलग अलग आयोग नियुक्त किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग नियुक्त बनाया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग बनाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अभी 340 में नया आयोग निर्मित हुआ है, वो है ओबीसी आयोग। कौन सा आयोग? ओबीसी आयोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट हो। सो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ओबीसी आयोग किस अनुच्छेद के तहत निर्मित किया गया है? तो ये 340 अनुच्छेद के तहत। क्लियर? चलिए ये थे हमारे एससी और एसटी जिसको हमने अभी खत्म किया। फिर अभी कुछ और अनुच्छेद रह गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर पर्टिकुलरली एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति उठाया तो राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, फिर उसी के साथ उपराष्ट्रपति भी होगा हमारा। सो ये कुछ टॉपिक हैं जो हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में
अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब राज्य भाषा की। किसके बारे में बात करते हैं? राज्य भाषा की। ठीक, राज्य भाषा यानी कि भारत की भाषा क्या होगी? तो राज्य भाषा सबसे पहले तो माना गया है हिंदी। किसे माना गया है? हिंदी। और इसकी लिपि कौन सी मानी गई है? लिपि मानी गई है देवनागरी। कौन सी लिपि मानी गई है? देवनागरी लिपि मानी गई है। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका प्रावधान मिलता है 343 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में मिलता है? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत हमें राज्य भाषा का प्रावधान मिलता है। और राजभाषा हमारी कौन सी है? तो हिंदी है। और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपात उपबंध पर आते हैं। किस पर बात करते हैं? आपात उपबंध पर। मतलब आपातकालीन स्थितियों के लिए भी अलग अलग अनुच्छेद हैं। तो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये 3 हैं। 353 के तहत कहा गया है, फिर 356 के तहत, फिर 360 के तहत। ठीक है, तो 356 और 360 ये हमें 3 प्रमुख रूप से याद रखने हैं। अब 353 में क्या कहा गया है? तो 353 में कहा गया राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है कि कभी गृह युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, सैन्य विद्रोह हो जाए या किसी देश से हमारा युद्ध चलने लगे, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आपात कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आप जानते ही हैं, जब किसी राज्य की व्यवस्था भंग हो जाती है, ठीक है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जब किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता तो वहाँ पे क्या, कौन सा शासन लागू होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, फिर 360 में क्या कहा गया है? तो 360 में कहा गया है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का विवरण मिलता है। वित्तीय आपात का मतलब होता है कि देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या घोषित करते हैं? वित्तीय आपात घोषित करते हैं। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, ठीक है, भारत पर। चलिए इसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन किसके अंतर्गत किया जाता है, तब पश्चात हमारा ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि 368 किसकी बात करते हैं? तो 368 के तहत कहा गया संविधान संशोधन। क्या कहा गया? संविधान संशोधन। मैंने बताया था आपको कि संविधान संशोधन, जबकि मैंने स्रोत पढ़ाए थे संविधान के स्रोत, कि संविधान संशोधन किससे लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब 370 के बारे में बात करते हैं। तो 370 में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में प्रावधान मिलता था। ठीक है, था क्यों कहा आप जानते हैं? क्योंकि 370 आर्टिकल पे अभी संशोधन हुआ है। ठीक, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो अब हटा दिया गया है। क्लियर? सो इस बात को भी याद रखिएगा कि ये था, अब नहीं है। क्लियर? तो हमारी ये हमने अभी प्रमुख अनुच्छेद पढ़े। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है प्रमुख अनुच्छेदों में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।